This is about the educational implication of टॉलमैन टॉलमैन्स वर्क। और एक चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ हमने एक लिख दिया कंसेप्ट वाइज, मतलब हम दो पार्ट में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को करेंगे। वहाँ जहाँ हम लोगों ने की पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था, उसको भी एक पार्ट बनाया था, उसकी मदद से भी आप इसकी थ्योरी, इसके इम्प्लीकेशन को लिख सकते हैं। सो दिस आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल, दिस पार्ट ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टॉलमैन्स वर्क इज कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट के आधार पे। सो फॉलोइंग आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टॉलमैन्स सिस्टम। द फर्स्ट कंसेप्ट इज कैपेसिटी। So the learning of a task depends upon the capacity of the learner. प्रैक्टिस दूसरा एस्पेक्ट है हमारा, प्रैक्टिस मतलब कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा है प्रैक्टिस। टॉलमैन बिलीव्स दैट प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कैन not help the learner in the initial selection of a right response. Mere frequency without belongingness does not establish a connection. ये नहीं कह रहा है कि there is no role of practice, but practice is not enough. मतलब सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब साइकोमोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉग्निटिव एस्पेक्ट यदि साथ साथ काम नहीं कर रहा है, देन प्रैक्टिस हैज नो मोर मीनिंग। इसको ऐसे करना होगा। तीसरा कंसेप्ट हम लोग लेंगे मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन डज नॉट हेल्प इन लर्निंग समथिंग न्यू। और वहाँ जो लेटेंट लर्निंग दिखाया है, तो दिखा रहे रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन का लिमिटेड रोल है लेकिन लिमिटेड रोल है। सो इट सिंपली इनकरेज द परफॉर्मेंस एज सच, बट कॉग्निशन में इसका रोल पे बात यदि आप करें तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेयर मोटिवेशन इज नॉट इनफ। सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, कॉग्निटिव मैप्स are important. Then understanding. अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या है? टॉलमैन बिलीव्स इन लर्निंग बाय क्रिएटिव इन्फेरेंस, इन्वेंटिव आइडिएशन एंड सो ऑन। तो ये कहा कि अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लर्निंग कॉग्निटिव इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, इन्वेंटिव आइडियाजेशन की वजह से होता है, इनसाइटफुल लर्निंग इज एम्फेसाइज। तो लर्निंग इन अंडरस्टैंडिंग को बहुत महत्व दिया गया है इसमें। इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर एक कंसेप्ट आया ट्रांसफर। ट्रांसफर के बारे में इस लर्निंग थ्योरी से क्या निकाल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज परसीव्ड बाय द लर्न इन वन सिचुएशन टू सम अदर सिचुएशन। मतलब ट्रांसफर इंसाइटफुल है ओनली देन इट इज मीनिंगफुल, एंड ओनली इंसाइटफुल लर्निंग कैन फैसिलिटेट ट्रांसफर, अदरवाइज नॉट। फिर ट्रांसफर के बाद एक कंसेप्ट हम लोग लेंगे फॉरगेटिंग। फॉरगेट करना, इसके बारे में इसने कहा कि रिप्रेशन एंड रेशियो एक्टिव इनहिबिशन कॉज फॉरगेटिंग। रिप्रेशन एंड रेशियो एक्टिव इनहिबिशन कॉज, यदि रेशियो एक्टिव इनहिबिशन है और रिप्रेशन है तो फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी। इससे यदि स्टूडेंट को हम बचा सकें तो फॉरगेटिंग कम होगी। टॉलमैन एट्रीब्यूट्स फॉरगेटिंग टू द रेसिस्टेंस ऑफ कैथेसिक्स, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो ये भी एक उनका था भी टाइप्स ऑफ लर्निंग कैथेसिक्स। कि कैथेसिक्स के बारे में कहा कि टॉलमैन एट्रीब्यूट्स फॉरगेटिंग टू द रेसिस्टेंस ऑफ कैथेसिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रॉपर, देन देयर विल बी फॉरगेटिंग। टॉलमैन स्टेटेड द फॉलोइंग लॉज ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ कैपेसिटी, मतलब ये तो यहाँ तक हम लोग फॉरगेटिंग और ये सब तक आ ही गए। उन्होंने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग की भी बात है। लॉ ऑफ लर्निंग जो दिया उसमें एक लॉ ऑफ लर्निंग क्या है
लॉ ऑफ कैपेसिटी, दूसरा भी लिख देते हैं, तीसरा भी लिखते हैं, लॉ ऑफ स्टिमुलस, 3 है, लॉ ऑफ स्टिमुलस, and the third one is law of Minor. अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर ले। So Tolman stated the following laws of learning. First one is law of capacity. This relates to characteristics, traits and aptitudes of the learners to be mastered. मतलब एप्टीट्यूड पे बल दे रहा है, ट्रेड्स पे बल दे रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बल दे रहा है कि किसी खास चीज़ को लर्न करने के लिए कैपेसिटी वाला पार्ट ये कहता है कि दिस रिलेट, द एक्ट मस्ट रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर. ओनली देन his or her capacity can grow and increase. दूसरा है लॉ ऑफ स्टिमुलस. इट इज अबाउट कंडीशंस इनहेरेंट इन द मटेरियल इटसेल्फ, मतलब मटेरियल में इटसेल्फ, सच एज बिलोंगिंगनेस ऑफ इट्स पार्ट्स एंड हाउ सक्सेसफुली इट लीड्स टू इंसाइटफुल सॉल्यूशंस. मतलब स्टिमुलस, लॉ ऑफ स्टिमुलस इज अबाउट कंडीशंस इनहेरेंट इन द मटेरियल इटसेल्फ. मतलब स्टिमुलस में भी लर्न करने और कराने की कैपेबिलिटी होती है. इफ इट इज बीइंग यूज्ड properly, then this can lead to insightful solution of a problem. And the third one is law of manner. It is concerned with the manner of presentation. manner तरीका, manner नहीं कहते आपको manner नहीं आता है तो ये manner है, खाने का ये manner नहीं है चम्मच से कांटा से. So it is concerned with the manner of presentation of material, such as frequency of presentation, distribution of practice and use of rewards. कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है. So frequency of presentation, बहुत frequently नहीं, शुरू में बहुत frequently, बाद में कम, जो भी हो, that depends on the nature of the task and the learning. Distribution of practice, कितना practice, that also depends on the nature of the work. And use of rewards, कितना reward, कैसे reward. अब वो रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी को भी देख लीजिए और फिर लैटेंट लर्निंग में देख लीजिए. तीसरे ग्रुप ने 10 ट्रायल के बाद 10 दिन के बाद मिला फिर भी मैच कर लिया. तो ये तो 3 लॉ हो गए मुख्य रूप से. लॉ ऑफ कैपेसिटी, लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ माइनर की बात करता है एंड इट इज इट्स डायरेक्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. और दूसरा कैपेसिटी पे, यहाँ कैपेसिटी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी प्रैक्टिस की बात करता है, मोटिवेशन, understanding, transfer and forgetting. So these are the important points with the help of which you can imply the theory in the teaching learning process. And yes, if you are a student, if you have to write the educational implication of the Tolman's work, by having these points you can go through and complete the task. So thank you for this part as well. Now we shall learn the educational implication of Tolman's work पॉइंट वाइज, जो याद रहेगा आपको परीक्षा की दृष्टि से. सब हालांकि मिला जुला ही है, बातें रिपीट ही होंगी, लेकिन वहाँ की एस्पेक्ट जो लिया वो भी हमने बता दिया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से ही रिलेटेड है. ये भी थोड़ा ज़्यादा ही स्पेसिफिक और फिर आगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट.